हेलो एवरीवन, आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर था और मैं उसको सेट 3 को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप अपने जो है मैच कर लेना क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। जो ऑप्शन वाले थे 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं भी कराए, बट वो ऐसे थे कि शायद इजी वाला क्वेश्चन सबने अटैम्प्ट किया होता। इजी वाला मैंने सॉल्व, थोड़ा इजी तो ये कह सकते हैं कि फिजिकल के जो न्यूमेरिकल है वो थोड़े से टाइम टेकिंग थे, ठीक है। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छा आया हुआ था। तो पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और सेट 3 में करा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखोगे। और जो है मैंने फटाफट से जो है पूरा आपका सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बस अपना से पेपर मैच कर लो। तो सेक्शन ए में आपको सब पता है, पेपर आप देके आए हो, ठीक है। अभी मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। बेंटो फैक्टर कैल्शियम क्लोराइड 6s टू अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। बेंटो फैक्टर पूछा आई, तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, जो है हेक्साक्लोराइड कॉम्प्लेक्स जब इसका बनाएंगे, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2Cl-। तो हमारे पास जो है एक ये हो गया और एक ये हो गया, आपके जो है 3 आयन जो बनेंगे। तो बेंटो फैक्टर आपका 3 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन 3 है। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ सबके आंसर। सेकंड का है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको जो है रेट इक्वेशन बतानी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरो ऑर्डर की जो रेट इक्वेशन है वो क्या होगी, वो आप सबको पता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा दैट इज ए के इज इक्वल टू A0-A/T, ठीक है। ये हमारा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Cu2+ हैलाइड इज नॉट फॉर्म। तो ये सबको पता है, CuBr2, CuCl2, CuF2 सब बनता है, बट CuIT नहीं बनता है। तो हमारा ये कह रहा है नॉट नोन, तो CuIT, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड का ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट द अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा। सिर्फ एक आपका जो है अल्फा कार्बन के ऊपर H और OH बदल जाते हैं। तो अगर OH आपका नीचे की साइड है, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज है। अगर वो ऊपर की साइड है अल्फा कार्बन पे, तो वो आपका बीटा ग्लूकोज है। तो अल्फा पूछा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है अल्फा, जो है अल्फा कार्बन ये है, और इस पे OH नीचे की साइड है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कंपाउंड यहाँ H2O6 है, यहाँ H2O5 है, यहाँ H2O4 है, और ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन फोर्थ का ए हो जाएगा, फिफ्थ का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑफ एन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल कौन देगा, तो टर्सरी अल्कोहल हमसे मिलेगा 2-मिथाइल प्रोपीन से। 2-मिथाइल प्रोपीन से जब उसका हाइड्रेशन करोगे तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। आप लोग करके देख लेना। तो इसका जो आंसर है 6 का 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट इज, तो एनिलीन हमें मिलेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ 1-phenyl-2-chloropropane विद अल्कोहलिक KH। तो अल्कोहलिक KH जो है हमेशा अल्कीन देते हैं, और एक्वस KH हमेशा अल्कोहल देते हैं। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ये और ये तो वैसे ही कट हो गए, क्योंकि ये अल्कोहल दे रहे, क्योंकि ये अल्कोहलिक KH है तो ये अल्कीन देगा, ठीक है। तो हमारे पास या तो 3-phenyl-propene हो सकता है, 1-phenyl-propene। तो आपका मोस्ट प्रोबेबल 1-phenyl-propene जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो इसमें आंसर आपका जो है 8th का ए होगा। उसके बाद कोरोजन ऑफ आयरन, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी, फोटोकेमिकल भी नहीं है, रिडक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। रेंसिडिटी ये सब हम 10th में भी पढ़ के आए थे। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हम 12th में कहेंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन 9th का सी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जितने भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं दैट इज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ऑप्शन डी आपका 10th का हो जाएगा। ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा लैक्टोज, जो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा।
तो 11th का आपका बी। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो रिकेट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन डी, ठीक है, जब से विटामिन के बारे में पढ़ने लगे 6th-7th क्लास से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टल, तो एस्टल आपका ऑप्शन सी होगा, ये आपका एस्टल है, वो इस तरह से भी आप लिख सकते हो CH3CH, ठीक है, OR, ठीक है, ये एस्टल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट देखिए, आपको दिखाई तो दे रहे हैं ना, एक बार मैं लास्ट वाला पेज भी आपको एक बार दिखा देती हूँ ऐसे बड़ा करके। ये देख लीजिए, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। 8th का A, 9th का C और 10th का D, 11th का आपका B, 12th का B, 12th का B एंड 13 का C, ये सब हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे 14th का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल की अगर दी हुई हो तो हमें पता है 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग जो है डेल नोट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, O फॉर ऑक्टाहेड्रल यहाँ होता है, तो ये फॉर्मूला 14th का A यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो है जितने भी हमने किए थे वो सारे हो गए। अच्छा, इसके बाद आपने ये वाले ऑप्शन, ये वाले भी आपने किए क्या, 4th वाला भी मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, इतना तो आइडिया आपको लग गया होगा। ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज आपका A, उसके बाद नेक्स्ट 5 का आपका D है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, 6th का B हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन एंड 7th का एनिलीन A हो जाएगा। ये आपको मैंने आपको अभी देखिए, अब आगे असर्शन और रीजन, तो ये मैंने आपको सोल्व करके रखे हैं कंप्लीट, आप अपना जो है मैच कर लोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन 15 में When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed, ठीक है, ये ट्रू है। The vapor pressure of solution is increased which causes depression in freezing point, तो आपका जो है यहाँ पे असर्शन है वो ट्रू है, बट रीज़न है वो रोंग है, वो फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हमारा 15 का हो जाएगा, ठीक है। आपका जो असर्शन है वो ट्रू है, बट आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रीज़न आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए 16 में, मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वेंसली डन बाय प्रोटेक्टिंग द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, ओके, ठीक है। एनिलीन का जब मोनोब्रोमिनेशन करते हैं तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका जो है एसिटाइलेशन से होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। एसिटाइलेशन डिक्रीज द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द अमीनो ग्रुप, ये दोनों ही बिल्कुल राइट है। ए असर्शन और रीज़न दोनों राइट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो रीज़न है वो राइट है असर्शन के लिए, तो ऑप्शन ए आपका 16 का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 17 का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेल एम नोट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ द डेल एम वर्सेस C1/2 जो आपका है C अंडर रूट कर्व ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो है हम यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए, बिल्कुल राइट है आपका। जो कोलरैक्स लॉ में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कंडक्टिविटी एकदम से नहीं बढ़ती है और उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके और डेल एम नॉट निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होती, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की एकदम से डाइल्यूट करने पे जो है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो वो पैरेलल हो जाती है, वाई एक्सिस के लीनियर नहीं आती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद कह रहे हैं डेल एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कोलरैक्स लॉ, दोनों आपका जो है दोनों ही ऑप्शन हम ये कहेंगे ठीक है, बट ए और रीज़न दोनों ट्रू हैं, ए असर्शन और रीज़न, बट जो रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग के बारे में बता रहा है और एक वीक के बारे में बता रहा है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का।
उसके बाद कॉपर 2+ और कॉपर इज पॉजिटिव, ठीक है, 0.34 उसका वोल्ट जो है होता है ईएमएफ। कह रहा है कि कॉपर हैज़ हाई जो है हाई हीट ऑफ एंथैल्पी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी, तो यहाँ पे हाई नहीं होती है, ठीक है, ये आपका जो है ये रोंग है। तो ये आपका रीज़न जो है वो लो हाइड्रेशन और आपका ये हाई, ये आपका जो है रीज़न रोंग है, असर्शन आपका ट्रू है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीज़न रोंग है, तो ऑप्शन सी। तो आपने 15 का देख लिया सी, 16 का ए हो जाएगा, 17 का बी एंड 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपने सारे जो है वो हम कर चुके हैं ऑप्शन वाले, और असर्शन रीज़न हमने सब कर लिया। अब आ जाइए आप सेक्शन बी के ऊपर, मैंने इसको पूरा सोल्व करके रखा है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉम्प्लेक्स को देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली चलना है, तो सबसे पहले वाटर यानी कि एक्वा, फिर साइनो, ठीक है, और हमें वो भी निकालना है इसका, ये न्यूट्रल है, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है, साइनाइड जो है इसका -1 जो है इसके ऊपर चार्ज होता है 2+, तो हम क्या करेंगे 2+ को हम ले जाएंगे इक्वल में, और -1 हमारे पास है ही, जैसे, और यहाँ हमने x मान ही रखा था, x -1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आएगी, और ये आपका न्यूट्रल है अमीन, और ये -2, तो इक्वल, वहाँ इक्वल में ये -2 है, और वैसे आपका जो है जब इक्वेट करेंगे इसको तो ये -2 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी निकल की, तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब नाम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्वा साइनो, अब 2 है या इथाइलिन डायमीन तो बिस लगाएंगे बाहर, तो हो जाएगा एक्वा साइनो बिस डाई इथाइलिन अमीन कोबाल्ट 3, ठीक है, एक्वा साइनो बिस, फिर थोड़ा छोटा सा डैश देके डाई इथाइलिन अमीन कोबाल्ट 3, ठीक है। सेकंड का क्या होगा, अमीन है ये, इसमें डबल एम आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हेक्सा अमीन निकल सेकंड क्लोराइड, हेक्सा अमीन निकल सेकंड क्लोराइड, ये इनके आईपीएससी नेम है। नेक्स्ट, नेम द सेल विच आर यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो फ्यूल सेल, फर्स्ट का आपका फ्यूल सेल होगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो सभी के आंसर मैंने लिख रखे हैं। सेकंड है नेम द सेल विच इज यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेड स्टोरेज सेल, ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में क्या होगा लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट है विच इज़ यूज फॉर सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, यानी कि जो हम हियरिंग एड्स जो आते हैं और वॉच में जो है वो सेल कौन से यूज होते हैं, वो आपके होंगे जो है मरकरी सेल हम कहेंगे, यहाँ पे जो है मरकरी सेल यहाँ लिखा हुआ था वो, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मरकरी सेल, यहाँ सी का आप यहीं पे लिख लोगे मरकरी सेल, ठीक है, हियरिंग एड्स में मरकरी सेल, एंड विच डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल एंड यूज इन द ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में लेक्लांची सेल या ड्राई सेल, लेक्लांची सेल या ड्राई सेल, तो हमने देख लिया फर्स्ट फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज सेल, उससे नेक्स्ट आपका सी जो है वो आपका मरकरी सेल, एंड नेक्स्ट आपका ड्राई सेल। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द रावर्ट्स लाइज शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, तो ये आप ध्यान रखोगे, इथेनॉल और करके आए होंगे जो बच्चे उनको पता होगा, इथेनॉल एंड एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ये आपका जो प्योर कंपोनेंट है, दोनों जो प्योर कंपोनेंट है उससे जो है ऊपर ही आएगा आपका जो है, और एजोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है एजोट्रोप्स के बारे में भी इसने पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन पूछा है, उसके बाद एजोट्रोप्स के बारे में पूछा है, तो एजोट्रोप्स, अच्छा ये अलग हो गया, तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ आपका इथेनॉल एसीटोन क्या दिखाएगा, आपका इथेनॉल एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, और उसमें हम कहेंगे ये आपका रॉबर्ट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए
जो फोर्सेस है वो इसमें क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफाइन एजोट्रोप्स एंड व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोप्स इज फाउंड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो एजोट्रोप्स क्या होते हैं, विच आर बॉइलिंग एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे लिक्विड स्टेट और वेपर फेज जो है उनकी कंपोजिशन सेम आए। ठीक है, उसको हम एजोट्रोप्स बोलते हैं। और एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आप दे सकते हो। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, आपका जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है, और जो नेगेटिव डेविएशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। HCl और वाटर का एग्जांपल आप दे सकते हो। तो HCl और वाटर दोनों से ही आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, और जो फर्स्ट वाला है उसमें जो है मिनिमम बॉइलिंग है तो दोनों से कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हम नहीं करते थे। तो 21 हो गया। नेक्स्ट 22 देखिए, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो देखिए, कंसंट्रेट बेंजल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड NaOH से जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दो प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे। एक तो आपका जो है बनेगा, एक तो अल्कोहल बनेगा दैट इज CH2OH। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आएगा एसिड। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा एसिड। ये देखिए, ये जो है ये आपका एक तो अल्कोहल बन गया और दूसरा मैंने साल्ट, सॉरी एसिड नहीं साल्ट। ठीक है, तो आपका जो बेंजल्डिहाइड है कंसंट्रेटेड NaOH कैनिजारो रिएक्शन है, उसको जब हीट करेंगे तो एक तो आपका CH2OH बनेगा, ठीक है, अल्कोहल टाइप बनेगा, और एक आपका बनेगा साल्ट, सोडियम का साल्ट, दैट इज बेंजीन लगा के COONA, कैनिजारो रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका ये इस तरह से जो सेमी कार्बाजाइड और ये सब देते थे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना इस रिएक्शन में, यहाँ से और यहाँ से H2 हटा देना है और एज इट इज़ आपका N से स्टार्ट करके पूरा एज इट इज़ आपको जो है ऐड कर देना है। तो ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजाइडो ऐसे इस तरह से बनता था, ये डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको जो है डबल बॉन्ड लगा के ये इस तरह से जो है ये दे देनी है। ये मैंने लिखी हुई है इधर, ये यहाँ पे ये बन गया आपका डबल बॉन्ड NNHCONS2 एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन कह रहा है टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। तो आपको पता है कार्बन की कितनी ही लंबी चेन हो, बेंजीन के ऊपर टोल्यूइन हो, CH3 CH2 ये मिथाइल इथाइल कुछ भी लगाओ, अगर हम KNO4 को जो है हीट करेंगे KMNO4 के साथ तो बेंजोइक एसिड में ही बदलेगा। कार्बन चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कितनी ही लंबी चेन हो, बट उसको ऑक्सीडाइज करके आपका बेंजोइक एसिड में बदल देगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट का जो आंसर होगा वो टोल्यूइन से, तो यहाँ हमारे पास रीजेंट आएगा KMNO4। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास आया KMNO4, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोल्यूइन KMNO4 और ये यहाँ आपका बन गया बेंजोइक एसिड, तो यहाँ आपका KMNO4 आएगा रीजेंट है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड टू 1 फिनाइल इथेनॉल, तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज़ होगा। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो CH3MgBr, ठीक है, ये प्लस ये माइनस रिएक्शन करेगा यहाँ ये कार्बन के साथ ये इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ जो है OMgBr और ये नीचे CH3 लग जाएगा, ये H था ही, तो यहाँ जब ये हाइड्रेट हो जाएगा तो OH बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये सब बेंजीन टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ये आपका बन जाएगा COH HNCH3, तो यही है आपका बेंजल्डिहाइड टू 1 फिनाइल इथेनॉल।
ठीक है, बेंजल्डिहाइड टू 1 फिनाइल। तो ग्रिग्नाज रिएजेंट का आप यूज़ करके CH3MgBr का यूज़ करके और आप वहाँ तक इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाले में आपका KMnO4 हो जाएगा। तो ये हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें आपका फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, log K इजिकल टू log A EA अपॉन 2.303 RT होता है। तो यहाँ पे हमें log A की वैल्यू दी हुई है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो EA अपॉन 2.303 RT जो है उसको आप ले लो और इक्वेट कर दो 2 × 10⁴ से, यानी कि ये जो दिया हुआ है इससे आप इक्वेट कर दो, ठीक है, 2.3। तो ये EA क्या हो जाएगा 2 × 2.303 × 8 R की वैल्यू 8.314 × 10⁴, इसको सोल्व कर लो, EA की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इक्वेट करना है EA अपॉन 2.303 R जो है, और वो हमें इक्वेट करना है। तो वो इक्वेट करके आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई आपको करना है। नेक्स्ट देखिए R की वैल्यू आपको दी हुई है, EA निकालना है आपको। नेक्स्ट देखिए 24 का अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है कोई, तो ये साइक्लोहेक्सेन टाइप है C6H। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से CH2Cl। तो जब भी हम इसको जो है अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे तो अल्कीन ये बनाता है, और ये 2 तरह की अल्कीन बनाएगा। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक अल्कीन ये बना दी डबल बॉन्ड CH2, या फिर ठीक है इस तरह से बनाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा और डबल बॉन्ड ये। तो मेजर प्रोडक्ट आपका जो है, मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा CH3 और साइड में आपका डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ेफ रूल। तो ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन C में आ जाइए, आप अपना फटाफट से मैच करते रहिए, ठीक है। ये इधर साइड में मैंने कंप्लीट आपको जो है, अच्छा इसमें एक और दिया हुआ है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन विथ इथेनॉल टू इथीन। यहाँ पे देखो पूरा मैकेनिज्म मैंने लिख दिया है। यहाँ क्या होगा, पहले कार्बोकटाइन बनता है, तो पहले क्या जाएगा अल्कोहल का OH, हमने इथेनॉल लिया, अल्कोहल का OH गया, OH जाएगा पहले एसिडिक मीडियम में, तो OH जाएगा, तो कार्बोकटाइन बन गया CH3CH2 प्लस। उसके बाद जो है आपका सेकंड वाले कार्बन से, कार्बोकटाइन के जो साथ में जो कार्बन उससे H प्लस आपका जो H जाएगा, तो प्रोपीन बन जाएगा। तो एसिड मैकेनिज्म बोल रहा था वो हमने कर दी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन C। सेक्शन C में क्या है, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1। तो बेंजाइल क्लोराइड जो है SN1 में क्या बनता है, कार्बोकटाइन बनता है, और बेंजाइल क्लोराइड में जब आपका जो है बेंजोइल कार्बोकटाइन बनेगा विच इज़ मोर स्टेबल टुवार्ड्स द SN1 रिएक्शन, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि कार्बोकटाइन आपका टर्सरी का ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी, बेंजोइल का स्टेबल आपका, तो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वहाँ स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है। नेक्स्ट देखिए 2-ब्यूटेन-2-ओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट कंटेन्स द कायरल। देखो ब्यूटेन-2-ओल जो होता है, अगर हम देखें तो ब्यूटेन-2-ओल होता है C2H5COH तो कायरल तो है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्यूटेन-2-ओल 4 डिफरेंट का, लेकिन इसमें आपका जो है रेसिमिक मिक्सचर बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर, और दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, जो एक्टिविटी है उसको ये खत्म कर देंगे। तो ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन-2-ओल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि इसके पास कायरल कार्बन है। तभी भी क्या है ये, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो ये अपने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क बोतल, ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार आया होगा। क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में हम स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज फोस्जिन गैस, COCl2, फोस्जिन गैस यहाँ बन जाती है, इसलिए हम उसको स्टोर करके नहीं रखते डार्क बोतल। इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बोतल, हाँ मतलब सॉरी, ठीक है, स्टोर डार्क कलर्ड बोतल को में स्टोर करके रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को डार्क जो बोतल है उसमें हम स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि डार्क जो बोतल है उनमें सनलाइट जो है नहीं उसके कांटेक्ट में आता, एयर और मॉइस्चर के, तो डार्क बोतल के अंदर सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आता, लाइट बाहर से नहीं आती, सनलाइट या वैसी भी लाइट, इसलिए आपका जो है
अगर उसको हम ऐसे वैसे किसी बोतल में रखेंगे डार्क बोतल की बजाय तो फोस्जीन गैस बन जाती है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन गैस और विच इज़ पॉइजनस, तो वो इसलिए उसको क्लोरोफॉर्म को कहाँ स्टोर करते हैं, डार्क कलर बोतल में। ध्यान रखना, नोट स्टोर नहीं है, स्टोर्ड इसी में करते हैं उसको। ये पूछा है तो इसका रीज़न आपको बता दें, क्योंकि इसमें फोस्जीन गैस बननी है। तो ये कंसेप्चुअल था, ये आपने कर लिया हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है और C2H5Cl से। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें सबसे अच्छा ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद जो है ये आपका टाइम है, तो जो टाइम 0 होता है वो हमें लेना नहीं होता है, टाइम आपको 100 ही लेना है। उसके बाद ये आपका जो है इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होगा, ये इधर मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपको कर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको सोल्व जो करना है वो आप देखो, K.2303 अपॉन 100, ये T हो जाएगा, log 0.4, ये आपका जो है इनिशियल प्रेशर है, दैट इज PI। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, 2PI माइनस PT, यही फॉर्मूला हमारा होता। तो 2PI यानी कि 2 × 0.4, ये हमारा इनिशियल प्रेशर था। और फाइनल PT कौन है, ये आपका 0.6 फाइनल प्रेशर, और ये आपका PI। ठीक है, इनिशियल प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा 0.6। इसको सोल्व कर लेना है, लोग वो की सबकी वैल्यू दी हुई है, ये आपका फॉर्मूला लगता है इसके अंदर बस। ठीक है, इसको सोल्व करके वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल के देख लेना, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और आपका न्यूमेरिकल आया है, थोड़े से लेंथी टाइप थे, मतलब टाइम टेकिंग हम कह सकते हैं। बेंजोइक एसिड का दिया हुआ है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, पाई इज इक्वल टू ICRT, और C क्या है, N/V, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे 100 ml दिया हुआ है, तो उसको लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये 100 ml को 0.1 हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू IN, C की जगह क्या लिखेंगे, N/VRT, और पाई आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 6.5 एटमोसफियर, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 300 हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ये फुट कर दोगे, I निकालोगे पहले, I × 6 क्या हुआ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 6.1, मैंने यहाँ 6 से लिया है, 6.1 कर लो आप, 6.1 अपॉन 122, 120 क्या है ग्राम पर मोल, इसका मोल दिया, वो जो आपका वेट मोलर जो है वो दिया हुआ है। तो मास अपॉन मोलर मास क्या निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स, तो N की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 6.1 अपॉन 122 अपॉन 0.1 आपका वॉल्यूम हो गया, इनटू में 0.0821 R की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इनटू में 300 यानी कि आपका, तो ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू IN अपॉन VRT, ये आप करके, और ये मैंने वैल्यू रख दी। यहाँ से आप I की वैल्यू निकालोगे, आपको सिर्फ सोल्व करना, I की वैल्यू निकालो, I निकालने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, दैट इज अल्फा, और अल्फा कैसे निकालोगे, 1 - I, जो I आए उसको 1 से माइनस कर दो, अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का केस है तो यहाँ डाइमराइजेशन होता है, और इसमें हमेशा जो हम अल्फा निकालते हैं तो 1 - 1/2 हो जाएगा, यानी 1 - 1/2, तो 1 - I और 1 - 1/2 सिंपल करोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी परसेंटेज उसकी आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये आप साइड में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनको आप जूम करके देखें, दिखाई दे रहे होंगे आपको, और लिख के अपना सॉल्व करके देख लोगे। नेक्स्ट देखिए 29 का, राइट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर होता है, और ये जो है डाइबोरेन यानी कि BH3 ट्वाइस हम कहें या B2H6 कहें, और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हम जब लेते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हो सबसे अच्छा अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, दैट इज प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन का हमने एग्जांपल लिया, BH3 ट्वाइस, यहाँ पे H2O2 हम लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 अल्कोहल के प्रोपेनोल बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया आपका प्रोपेनोल। तो ये प्रोपेनोल बन गया, ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे OCH3HBr, ये रिएक्शन हमेशा ही फिनोल देती है और CH3Br बाहर निकल जाएगा, तो हमेशा फिनोल बनेगा और CH3Br बनेगा। नेक्स्ट, व्हाई इज अ पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक दैन फिनोल। तो देखो
पैरा नाइट्रोफिनोल जो नाइट्रो ग्रुप होता है पैरा पे जब लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और जितना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा चार्ज जो है वो ज़्यादा डिस्पर्स होगा, तो H+ जल्दी लूज होगा तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एज कम्पेयर टू फिनोल। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप की वजह से ज़्यादा एसिडिक उसका हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर फिनोल की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है, अगर फिनोल का हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म विद एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, दैट इज रीमन-टीमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में जाके आप देखो तो यहाँ सैलिसाइल एल्डिहाइड आपका जो है वो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ बन जाएगा आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड, दैट इज OH एंड सेकंड आपका जो है कार्बन पे CHO। ठीक है, इसको बोलेंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड। और अगर जो है आपका इसको आप रिएक्शन लिखने के लिए बोल रखा है तो आप कुछ नहीं, आप आगे फिनोल लिख दो बस, और फिनोल लिख के और CHCl3 एक्वस NaOH और सीधा सैलिसाइल एल्डिहाइड बता लो OH एंड CHO, तो वो आपका बन जाएगा रीमन-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, वाई डज द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विद CH3, अच्छा ये देखो टर्सरी जो है आपका हैलाइड है CH3 थ्राइस Br, और टर्सरी जो हैलाइड है वो एलिमिनेशन के अंडर जाते हैं, तो एलिमिनेशन के अंदर जाएंगे तो हमेशा ही वो अल्कीन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रीज़न देंगे कि जब CH3ONA विद टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इट अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड गिव द अल्कीन। ठीक है, तो ये आपका क्या देगा, 2-मिथाइल प्रोपीन देगा। क्या देगा, 2-मिथाइल प्रोपीन देगा। ठीक है, नोट आपका CH3 थ्राइस OH इथर नहीं देगा, 2-मिथाइल प्रोपीन आपका जो है वो देगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अल्कीन ये देगा क्योंकि टर्सरी है ये, तो टर्सरी एलिमिनेशन के अंडर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 30 का, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। FeCN6 का निकाल के देख लो, D2sp3 होगा, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PtCl2En ट्वाइस 2+, तो यहाँ पे जो है En जो है इथाइलिन डाइअमीन है, 2 दिए हुए हैं, तो एक तो सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। इस तरह से जो प्लेटिनम है उसका एक तो आपका जो है अगर 90 डिग्री पे क्लोरीन है तो आपका जो है इस तरह से इथाइलिन डाइअमीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है 90 डिग्री, तो ये आपका सिस बन गया। और अगर इस तरह से है Cl ट्रांस में तो इधर जो है एक En इधर और एक En इधर, तो ये आपका ट्रांस, तो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस। नेक्स्ट देखिए, NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, NiCl4 पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इट कंटेन द जो Cl है आपका वो वीक लिगेंड है, क्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग नहीं होगी तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, तो उसकी वजह से वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और NiCO4 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, और जो CO है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो ये आपका कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। तो NiCO4 आपका डाईमैग्नेटिक और आपका जो NiCl4 है वो पैरामैग्नेटिक, और NiCO4 क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ पे सिर्फ अनपेयर्ड का बताना था कि जो है NiCl4 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और निकल कार्बोनियल जो है टेट्रा कार्बोनियल के अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमें बताना था। नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंट का जहां नाम आ गया, एम्बिडेंट का जहाँ नाम आ गया वहाँ आप करोगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, और आपको पता है कौन कौन से लिगेंड हैं जो एम्बिडेंट लिगेंड है, दैट इज़ NO2। ठीक है, उसको इस तरह से ONO भी लिखते हैं, एंड CNS, सॉरी नॉट CNS, SCN, ठीक है, थायोसाइनेट और NCS,
या तो आपका ये जो है नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग या सल्फर के थ्रू, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और ये आपका नाइट्रो और आपका जो है नाइट्रेटो। तो ये जो है एम्बिडेंट लिगेंड है लिंकेज आइसोमेरिज्म में। तो एग्जांपल पूछा है एक एम्बिडेंट लिगेंड का, हमने बता दिया। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो जो आपका जो बायोमोलिक्यूल है उससे आपका सेक्शन डी में क्वेश्चन केस बेस्ड आता ही आता है और वो इजी होता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे आता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को करते हैं हम पहले, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये केस बेस्ड जो है, तो हमें पता तो है ही थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स सब बच्चे पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो प्रोटीन्स में होती है, प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड। तो आपका एक अमीनो एसिड का कार्बन और दूसरी अमीनो एसिड का नाइट्रोजन, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है सी और एन, उसको हम बोलते हैं सी एन बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड। सी से आपका जैसे COH हो गया और आपका N से NH2 ग्रुप हो गया अमीनो एसिड का, तो एक अमीनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमीनो एसिड का आपका नाइट्रोजन, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये इनके अंदर डिफरेंस है। दूसरा हम कह सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में होता है, वो प्रोटीन्स में होता है। नेक्स्ट देखिए विच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड असेंशियल। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो है 20 अमीनो एसिड्स हैं टोटल। 10 अमीनो एसिड है जो हमारे ऑलरेडी सिंथेसाइज हमारी बॉडी में होती हैं, तो उनको हमें लेने की ज़रूरत नहीं डाइट में, वो आपकी जो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होती है। और जो आपकी असेंशियल होती है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड दे टेक फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि फ्रॉम द डाइट। तो अमीनो एसिड्स विच टेक फ्रॉम द डाइट दीज आर द असेंशियल अमीनो एसिड। तो जो बाहर से ली जाती है उनको असेंशियल बोलते हैं, यानी कि वो लेनी है, टेक फ्रॉम द डाइट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो दो टाइप आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। राइट एनी टू फोर्सेज विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी में हमेशा जो है फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं मेन, और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपका होता है वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये दो टाइप के आपको सेकेंडरी में याद रखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड टर्सरी में आपका वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो और करके आ गया ये आपको सेकेंडरी वाला। और ये भी डी नेचर्ड प्रोटीन का पूछा है, तो आपको पता है जैसे कोगुलेशन ऑफ एग है, जब एग को हम हीट करते हैं तो वो आपका कोगुलेट हो जाता है, यानी कि जम जाता है। ऑमलेट बनाते हैं तो आपका जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हम कहेंगे, यानी कि जो प्रोटीन है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, ठीक है, इट लूज इट्स आइडेंटिटी। और उसकी जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन नॉट इफेक्ट डीनेचुरेशन में, प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की इफेक्ट नहीं होती, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर से इफेक्ट, ठीक है। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन इट मीन्स इट लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, आफ्टर सम केमिकल रिएक्शन और हीटिंग। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका केस बेस था, यानी कि 31। तो सेक्शन डी आपका चल रहा है 31। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा जो है बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, और मैंने इसको सोल्व नहीं किया। आप अगर करके आए हो तो आप इसको सेल्फ सोल्व कर लेना, मैं इसको सोल्व नहीं करा रही अभी, ठीक है। ऑप्शन में है वैसे भी ये हमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ज़्यादा इजी है। तो 32 का जो और वाला ऑप्शन है वो देखो वो ज़्यादा इजी, ऑर्गेनिक सही आई हुई थी, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है इसलिए हमने ये कर लिया। तो यहाँ देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एनिलीन है, जब ब्रोमीन वाटर एक्वस से हम रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें मिलेगा, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रिएक्शन का। सेकेंड है डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 और सेकेंड Na2 और कॉपर और हीट किया, तो पहला तो Na2 प्लस Cl माइनस है, तो फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है, ये बनेगा। और सेकंड जब हम लगाएंगे तो फिर आपका ये जो है सीधा यहाँ पे NO2 लग जाएगा, N2 और NaBF4 बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नाइट्रोबेंजीन, NO2 यहाँ लग जाएगा, N2 गैस और NaBF4 आपका बाहर निकल जाएगा।
तो ये हमारा हो गया। इसमें जो है 2 ही थे। सेक्शन ई में आ जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो अपने जो है मैच कर लेना। और देखो D&F ब्लॉक से आया हुआ है क्वेश्चन, तो आता ही है 5 मार्क्स का D&F से। फर्स्ट है अकाउंट द फॉलोइंग, Zn2 प्लस साल्ट्स आर कलरलेस वाइल निकल 2 प्लस साल्ट्स आर कलर्ड। तो Zn2 प्लस आपको पता है 3D10 है, कंप्लीटली फिल्ड है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा वो, ठीक है। उसके बाद Ni2 प्लस जो है वो आपका 3D8 होता है, ठीक है। तो 3D8 में जो है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या करेंगे, कलर तो होगा ही, जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो Ni2 प्लस आपका कलर होगा। सेकेंड है क्रोमियम 2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। देखो क्रोमियम 2 प्लस जो है अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें क्रोमियम का, तो 3D5 4s1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से, तो क्रोमियम 2 प्लस हो जाएगा 3D4, ठीक है। लेकिन जैसे ये 3D3 बने, सॉरी क्रोमियम 2 प्लस हो जाएगा 3D4, तो अभी ये 3D4 में हाफ फील्ड तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकलेगा और ये क्रोमियम 3 प्लस बनेगा, ठीक है, जब क्रोमियम 3 प्लस जब ये बनेगा तो यहाँ पे या 3D3 हो जाएगा। 3D3 को जब हम T2Ag की फॉर्म में लिखते हैं तो T2G3 हो गया ये, और T2G3 मीन्स आपका हाफ फील्ड, यानी कि जो T2G3 है वो आपका हाफ फील्ड हो गया, तो वो स्टेबल होता है, इसलिए आपका क्रोमियम 2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आपका वो क्रोमियम 3 प्लस में बहुत ईजिली बदलना चाहता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रांजिशन, नेक्स्ट देखिए ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो देखो ट्रांजिशन मेटल की एक दो ही आपकी बात है कि एक तो उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तभी उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपना जो है वैलेंसी बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी वजह से उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ MnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ये रिएक्शन इतना मतलब सैम्पल पेपर में भी इतनी दी हुई है, तो MnO4 प्लस जो भी है 8 इलेक्ट्रॉन 5H, जो 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, वो पूरी कंप्लीट रिएक्शन आपको आती होगी। MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस, फिर उधर जाके जो I माइनस है वो I2 में बदल जाएगा, ठीक है। जो I1 और 8H प्लस है वो 4s2 में बदल जाएगा, बस सब में एक जैसा ही है 8H प्लस 4s2, ठीक है। तो I माइनस I2 में बदल जाएगा, और आपका जो Fe2 प्लस हो Fe3 प्लस में। तो ये सब में एक जैसी रिएक्शन आप एक बार अपना चेक कर लोगे। मैंने यहाँ नहीं लिखी, MnO4 8H प्लस है एंड 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे I माइनस, तो बैलेंस के साथ आप देख लोगे, ठीक है, एक बार मैच कर लोगे तो बैलेंस, तो अगर वो मान लो 6I दिया हुआ है तो 3I2 हो जाएगा, ठीक है। 6I है तो 3I2 हो जाएगा, तो 6I माइनस है तो 3I2, इस तरह से। तो आपका ये जितना भी I माइनस है ये I2 में, और Fe2 प्लस है वो किस में बदल जाएगा, Fe3 प्लस में, ठीक है। और बाकी जो है वो सब में सेम है, MnO4 8H प्लस, तो जितने H प्लस है, ठीक है, उधर जाके, ठीक है, ये सॉरी 8H प्लस नहीं होता, पता नहीं मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, 16H प्लस, आप एक बार इसको चेक कर लोगे, ठीक है। 16H प्लस एंड 8H2 कुछ होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो MnO4 वाली जितनी भी रिएक्शन है उसमें I माइनस I2 में रिड्यूस होता है, Fe2 प्लस Fe3 में होता है, और भी आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप इसको चेक कर लोगे। नेक्स्ट देखिए बी, देखो नेम द 2 ऑक्सोमेटल अनायंस ऑफ 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन टू इट्स ग्रुप। अच्छा, 2 3D सीरीज के 2 ऐसे जो है आपके ऑक्सो अनायंस है मेटल के, जो उसी ग्रुप, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके ग्रुप नंबर से मैच करती है। तो मैग्नीज +7 में होता है और वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, ठीक है। मैग्नीज फर्स्ट, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन होती है हाईएस्ट, और +6 ऑक्सीडेशन है तो 6th ग्रुप ही उसका होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आप चेक कर लोगे, मैंने आपको बता दिया है, I2 में बदलेगा, Fe3 प्लस में बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑक्सो अनायंस क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सो अनायंस जो है वो हो जाएगा आपका, एक तो
मैग्नीज का और एक आपका क्रोमियम का। दो आपके जो मेटल हैं 3D सीरीज के, इनके ये आपका 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आपका 6th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +7 ऑक्सीडेशन हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन ए सॉल्यूशन K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का एक वो होता है, जैसे ही उसको पीएच बढ़ी इट मीन्स बेसिक मीडियम जैसे आएगा तो वो Cr2O4 जो है O4 -2 में यानी कि येलो कलर के जो है लिक्विड में बदल जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन रही Cr2O7 ऑरेंज कलर और CrO4 2- यानी कि येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपने पूरा पेपर अपना जो है अच्छे से मैच कर लिया होगा, सोल्व हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है व्हाई इज द कॉपर नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है, क्योंकि कॉपर सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस कॉपर इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही एलिमेंट का दो चीज़ें बार बार हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली, तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ड्यू टू द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कॉपर जो है प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन ऑफ द एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +4 में कौन है? सीरियम है, ठीक है। सीरियम जो है वो वेल नोन एग्जाम्पल है सीरियम +4 में। नेम 2 एलिमेंट्स विच हो द एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम और कॉपर, आपको पता है ये 3d5-4s1 हो जाता है और ये 3d10-4s1, ठीक है। ये 3d5-4s1 और ये एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। तो सिमेट्रिकल जो है स्टेबिलिटी के लिए और अपना जो है कंप्लीट हाफ फील्ड के लिए, ये स्टेबिलिटी के लिए जो है एनोमलस बिहेवियर दिखाते क्रोमियम और कॉपर। नेक्स्ट देखिए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजल्डिहाइड का जो ये आप निकालोगे ना, ये मतलब ये जो है रिएक्शन बहुत ही इजी है, मैंने लिखी हुई है साइड में लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इधर ये हमने कर लिया ना, जो है T2G3 में जाके स्टेबल हो जाता है, तो ये हमने कर लिया। यहाँ बता देती हूँ आप। तो 2,4-DNP का जो है टेस्ट वो देखो इस तरह से होगा कि आपका ये तो बेंजल्डिहाइड है, ये आपका हो गया साइड में ले लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। ठीक है, तो ये आपका CHO और जो 2,4-DNP की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। आपका एक NO2 यहाँ लगता है और एक NO2 आपका यहाँ लगता है और यहाँ आपका होता है NH2। तो ये H2 और ये O हट जाएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड N NH और बाकी सब आगे एज इट इज़। तो यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो बस H2O निकल जाना है, जैसे आपके सब जुड़ते हैं ऐसे। तो बेंजल्डिहाइड का O और आपका जो है 2,4-DNP का H2 निकल के और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी स्ट्रक्चर। विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए स्ट्रोंगर एसिड। तो यहाँ देखो ये जो CF3 है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिड के साथ लगा हो बेंजोइक एसिड पे, अगर वो इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे H+ बहुत जल्दी रिलीज होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है CH3, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे जो CF3 वाला जो फर्स्ट केस है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन रोजीमंड रिडक्शन। तो रोजीमंड रिएक्शन में आपका जो है एल्डिहाइड बनता है। हम सिंपल अगर केस लें तो RCOCl, ठीक है,
प्लस ये होता है आपका H2 PDBSO4 होता है इसका रिजल्ट, PDBSO4, और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड H, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा, रोजीमैन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट है व्हाई आर द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या करेगा, कार्बन ड्यू टू द मतलब आपका जो अपने पॉजिटिव चार्ज से बचने के लिए इट कैन रिमूव द H+ ईजिली, तो आपका जो है कार्बन क्या करेगा, H+ को ईजिली रिमूव कर देगा अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाने के लिए H+ को जल्दी से रिमूव कर देगा। इसीलिए जो अल्फा कार्बन होता है वो आपका एल्डिहाइड का भी कीटोन का भी ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वो अपने चार्ज को क्या करता है, रिमूव करता है और लूज़ कर देता है, अपने चार्ज को रिड्यूस करके और लूज़ कर देता है अपने हाइड्रोजन को। तो ये हमने कर लिया। यहाँ ध्यान रखोगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टू रिड्यूस इट्स पॉजिटिव चार्ज इट कैन लूज द हाइड्रोजन इजीली, सो दैट अल्फा हाइड्रोजन of aldehyde ketone are more acidic. Write the chemical test to distinguish between benzaldehyde and benzoic acid. यहाँ पे एसिड और एल्डिहाइड को टेस्ट, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड को टेस्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ले रहे हैं तो बेंजोइक एसिड एसिड है और वो CO2 गैस देगा, तो वो रिएक्शन देगा, तो आपका जो है वहाँ पे CO2 गैस लिबरेट होगी बेंजोइक एसिड में, और बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, तो हम इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सब एक एक नंबर के थे, ठीक है, इजीली हमने कर लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑलमोस्ट आपको मैंने सारा करा दिया है, तो आप एक बार मैच भी कर लेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपके सोल्व ही कराए हैं, ये सारे ऑलरेडी मैंने पहले ही सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी जैसे हम करते हैं फ्लो में मैं आपको करा रही हूँ, पहले मैंने लिख के भी इसलिए रखेगा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये जल्दी जल्दी आप अपना मैच कर लो। तो फिर भी ये है कि कहीं कहीं जैसे बोलने में या लिखने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको एक बार इग्नोर करके अपना मैच कर लोगे अपने पेपर को लेके। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। एल्यूमिनियम दिया हुआ है, निकल दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम 3+ है या निकल 2+ है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। दोनों इक्वेट कब हो सकते हैं, जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए दोनों। तो एक इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरा आपका जो है, इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि ये है, ये है। पहले इसका जो है EMF निकालिए, नॉनेस्ट इक्वेशन, पहले तो इसका ये सेल निकालेंगे, उसके बाद नॉनेस्ट इक्वेशन। एनोड पे देखो 2 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 एल्यूमिनियम 3+ 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा मैंने सोल्व कर रखा, आप इसको देख सकते हो। कैथोड पे क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कैथोड पे 3 निकल 2+ + 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 निकल बन गया, ठीक है। तो N = 6 हो गया। ई सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैल्यू रखेंगे कैथोड की -0.25 वोल्ट, फिर माइनस करेंगे और फिर -1.16 आ जाएगा 1.14 वोल्ट, ठीक है। अब आपका नॉनेस्ट इक्वेशन रखेंगे, ई सेल = ई नोट सेल। ई नोट सेल हमने अभी निकाला ही था 141, ठीक है। 0.059 एन की वैल्यू अपॉन क्या है 6 आ जाएगी। एंड यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, यहाँ पे 0.01 इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये आपका 2 से मल्टीप्लाई थी, तो और 0.1 ये आपका 3 से मल्टीप्लाई, तो 0.1 दी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.001 और उसका थ्राइस करेंगे ऊपर ब्रैकेट में, और नीचे लिखेंगे 0.1, लोग लगाएंगे पहले, तो 0.059 अपॉन 6 लोग 0.01 का थ्राइस एंड 0.1 का ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद जब उसको सॉल्व करोगे, ये आप जो है इस इक्वेशन को ध्यान रखोगे, ये ऐसे है जैसे हमने अभी नोट सेल निकाली है ना, तो 1.41 ई सेल जो है EMF निकाल रहे हैं, जब ये हमने अभी निकाला ही था नोट सेल, तो -0.059 अपॉन 6 एन की वैल्यू, और लोग ये आपको दिखाई, ये कंसंट्रेशन 0.001 और ये आपका 3 से मल्टीप्लाई है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ऊपर ऑक्सीडेशन है नीचे रिडक्शन 0.1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो 0.0295 आएगा, ठीक है। और जब ये आ गया तो 1.41 में ऐड कर दो, ठीक है, ये इधर
1 जो है, हाँ ये जो माइनस को जो है इसमें ऐड हो जाएगा ये 1.41 प्लस 0.0295, तो ये आ जाएगा 143 वोल्ट। बाकी आप देख लेने एक बार यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जो है, ठीक है, ये माइनस माइनस का ही प्लस ही बन जाएगा। तो आप इसको 0.059 वाला जो माइनस है और बाहर जो माइनस लगेगा वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ऐड होके आ जाएगा 1.43 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा 1.43, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप करके आए होंगे, नहीं करके आए तो आप यहाँ से देख लो। तो ये मैंने करा दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए जो है आपका, विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डेल एम नोट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्राप्लोटिंग द मोलर कंडक्टिविटी डेल एम वर्सेस सी अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट सी कर्व फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो ये हमने वैसे भी आपने बहुत बार किया होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, सॉरी इसको एक्स्ट्राप्लोट करके मैं दिखाती हूँ। ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, तो इसको हम एक्स्ट्राप्लोट करके यहाँ डेल एम नोट निकाल सकते हैं। कोलराक्स लामी ये है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ग्राफ को एक्स्ट्राप्लोट करके, क्योंकि उसमें जो है मोलर कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो फुल्ली आयोनाइज होता है वो। तो यहाँ पे जो है डेल एम नोट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका C1/2 होगा। लेकिन आपका जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के, और एकदम से जो है जैसे उसको डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो एकदम से उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और वो आपका लीनियर नहीं रहती, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जिससे हम उसको एक्स्ट्राप्लोट करके डेल एम नोट को नहीं निकाल सकते। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोलराक्स लॉ में हम देखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वी कैन नॉट डिटरमाइन द डेल एम नोट, ठीक है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो हम नहीं निकाल सकते। ये आपका वीक का हो गया, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग का हो गया। दोनों को मिक्स करके बुक में दिया हुआ, वो भी आपने देख लिया होगा। उसके बाद पार्ट बी मैंने नहीं कराया, इस जो है ये देखो मैंने नीचे ग्राफ भी दिया हुआ है, ये रहा। पार्ट बी मैंने नहीं कराया क्योंकि ये आपका ना बच्चों ने ऊपर वाला ही किया होगा, ठीक है। इसको अगर किसी बच्चे ने किया हो तो अपना आप सोल्व कर ही लिया होगा जब किया है तो यहाँ पे मैंने एक 32 वाला क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है, उसके ऑप्शन वाला मैंने कराया, और यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन वाला कराया है 35 में भी। बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपके 1 टाइप्स के और 2 टाइप्स के, जो है आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। फिर भी आप अपना मैच अपने एक बार करके देख लोगे। थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक आपका राइटिंग में या फिर बोलने में होगी तो उसको आप जो है माफ़ करना। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ठीक है। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, तो आप जल्दी से अपना मैच करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।